हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं अपने सेकंड चैप्टर पे। हमने पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अच्छे से कर लिया। उम्मीद है आप सबने भी ईमानदारी से चैप्टर अच्छे से देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया और उसको याद भी कर लिया होगा। इकट्ठा मत होने दो चीज़ों को कि हाँ ठीक है कर लेंगे कर लेंगे, फिर एकदम से पेपर आ जाएगा, फिर टेंशन एंजाइटी हो जाएगी कैसे करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को करते चलो। जैसे डेली खाना खाते हो, डेली जिम करते हो, डेली वर्कआउट करते हो, डेली स्कूल जाते हो, डेली फ़ोन चलाते हो। कभी ऐसा कहते हो नहीं यार मैं 5 दिन फोन नहीं चलाऊंगा और एक दिन छठे दिन आराम से बैठ के फोन चलाऊंगा, नहीं करते आप ऐसा। आप रोज इंजॉय करते हो उस चीज को। सिमिलरली पढ़ाई को भी थोड़ा टाइम दो, भले ही हाफ एन आवर 30 मिनट्स 20 मिनट्स दो, बट डेली बेसिस पे पढ़ो, राइट। चलो, तो पहला जो चैप्टर था हमारा था कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और अब जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 1950 से लेकर 1990 तक। हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा 1991 के बाद, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब यार देखो, आज़ादी हमें जस्ट मिली है, नई नई आज़ादी मिली है, सरकार बनी है इंडियन गवर्नमेंट की। और क्लास इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के लोगों के बारे में सोचेगी। इंडिया के हालात बहुत बुरे हो गए थे, इंडिया की सिचुएशन इतनी खराब थी कि लोगों के पास खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं थी। अब पूरा का पूरा इंडिया इतना बड़ा देश, उसको डेवलप करना है। तो सरकार ने क्लास 1950 से लेकर 1990 40 साल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश की। काम किया एग्जैक्टली नहीं किया, वो चैप्टर के एंड तक पता चल जाएगा, लेकिन क्लास बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश की। कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत सारी चीज़ें क्लास लागू की गई, नए नए रूल्स बनाए गए, एग्रीकल्चर को और डेवलप करना था, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देना था, कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। जो अब तक अंग्रेजों ने लगभग 200 साल में बिगाड़ा है, उन सबको संवारने का काम जो था अब हमारे हाथ में आ चुका था। तो इसी के बारे में पूरा चैप्टर है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे ही हमारी सरकार बनी तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, हम कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे। यार मैं बता दूं आपको, 3 तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी के अंदर होता है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं डिटेल में इसको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपके डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। जितना बता रहा हूँ आपको उतना भी सुनना है आपको। व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, क्या सामान बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब ये किसके लिए बनाना है। फॉर होम टू सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, हम लेबर को इस्तेमाल करेंगे या हम मशीन को इस्तेमाल करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब हमारे कस्टमर कौन होंगे। ये 3 तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी में पाई जाती है। अब इनको सॉल्व करने के लिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बनाई जाती है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहला इकोनॉमी होता है मार्केट इकोनॉमी। ध्यान समझना, मार्केट इकोनॉमी लाइक जो रिच कंट्री इकोनॉमी इस्तेमाल कर रही है, डेवलप नेशन। लाइक मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दीज 3 डिसीजंस आर टेकन बाय क्लास। इसे कौन लेता है, प्राइवेट प्रोड्यूसर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय सीइंग देयर डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब पता है क्या है, हम वो चीज़ बनाएंगे जहां से हमें मुनाफा ज़्यादा होगा, हम वो चीज़ बनाएंगे जहां डिमांड ज़्यादा है, लोग डिमांड करेंगे तो हम सीधा उनको बना के बेचेंगे। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी, जहां पे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है उनके हाथ में चीज़ें आ जाती हैं और वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, राइट। दूसरा है प्लान इकोनॉमी। इसे प्लान इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सोशलिज्म भी कहते हैं। तो जो प्लान इकोनॉमी है इसके अंदर जो डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेता है क्लास, प्लान इकोनॉमी के अंदर ये डिसीजन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब इस सरकार डिसीजन लेती है तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, ऑब्वियसली नहीं। सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। इसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी था, यहाँ पे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स थे, प्रॉफिट मोटिव था। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर कौन कौन था क्लास, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर सरकार थी और सोशल वेलफेयर मोटिव था। इंडिया ने इन दोनों इकोनॉमी को अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया चाहती थी कि जो डिसीजन है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके लें और साथ में ये लोग
सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचें और ऑप्टिमम प्रॉफिट कमाने के बारे में भी सोचें। तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने फाइनली कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। लेकिन 1950 से 1990 तक इंडिया ने मेजर चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रखी, स्टेट के हाथ में रखी। सरकार ने बोला सारी चीज़ें हम करेंगे यार, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है वो हम करेंगे। वो प्राइवेट पे इतना भरोसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि प्राइवेट का मोटो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर सरकार ने चीज़ें प्राइवेट के हवाले दे दिया तो प्राइवेट ऑब्वियसली मुनाफे के लिए काम करेंगे। तो जिसकी वजह से इंडिया एक गरीब देश है, अभी जस्ट आज़ाद हुआ है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो मोटिव प्रॉफिट की जगह सोशल वेलफेयर होना चाहिए था। इसलिए सरकार ने 1950 से लेकर 1990 तक चीज़ों को अपने हाथ में रखा। अब हम आते हैं क्लास अपने इस टॉपिक पे। 1950 में आते ही सरकार ने इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि कंट्री के रिसोर्सेज का, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज बचे हुए हैं उसको ठीक करना जो अंग्रेजों ने बिगाड़ा, और उस रिसोर्सेज से इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, गवर्नमेंट ने सेट किया प्लानिंग कमीशन को। ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि हम पंचवर्षीय योजना बनाएंगे, 5 ईयर प्लान। हर 5 साल का एक टारगेट होगा और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे विद इन 5 ईयर्स। कुछ प्लान ऑब्वियसली लंबे होते हैं, जब बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं जो 5 साल में नहीं अचीव हो सकते, यार बहुत बड़ा देश है, तो इसीलिए क्लास कुछ 20 ईयर्स के प्लान थे। बट जनरली प्लानिंग कमीशन के अंदर जो फिक्स प्लानिंग पीरियड था वो था 5 ईयर्स का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 5 ईयर्स प्लान। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। कौन थे क्लास? चेयरमैन। तो उस टाइम पे जो भी 50s में प्राइम मिनिस्टर थे वो क्लास प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। यानी कि प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्लानिंग कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम जनरेशन होगा, लोगों को रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना हर एक सेक्टर के अंदर। तो ये था प्लानिंग कमीशन का मेन मोटो। और प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ? 1950 में। चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अब जो पहला प्लान आया, जो पहला 5 ईयर प्लान आया वो लॉन्च हुआ 1951 में, 1951 में। वेयर एज प्लानिंग कमीशन जो हुआ था सेटअप वो 1950 में हुआ था, बट पहला प्लान चला 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये आपका पहला 5 ईयर प्लान था, राइट। और ऐसे ही चलते चलते क्लास 12 5 ईयर प्लान बने। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को टेक ओवर कर लिया नीति आयोग ने। क्योंकि ये 12 5 ईयर प्लान था, तुम्हें याद करने के लिए तुम 2012 से लोगे, 12 से लेकर 17 तक आखिरी 5 ईयर प्लान था। लेकिन इस बीच कुछ प्लान हॉलीडे भी था। ये जो 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, इन 3 ईयर को बोला जाता है प्लान हॉलीडे। एमसीक्यू में तुम्हें कहीं भी पूछा जा सकता है, या फिर तुमने आंसर में क्वालिटी डालने के लिए एग्जैक्ट इन फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्लानिंग जो प्लान हॉलीडे था ये 3 साल जो है बंद किया गया। वॉर की सिचुएशन, आपको पता है क्लास, इंडिया पाक का वॉर चल रहा था। एक तो वॉर की सिचुएशन के बाद बहुत ज़्यादा दहल गया था देश, और दूसरी बात क्या है, मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो बुरी तरीके से फेल हो गया, जिसकी वजह से सरकार ने 3 साल का रेस्ट दिया, और जिसको कहते हैं क्लास प्लान हॉलीडे। ओके, अच्छा, अब जो प्लान 20 ईयर्स में अचीव किए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान। प्लान विच इज अचीव्ड इन 20 ईयर्स इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। अब जो है 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग वाज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो फॉर्म कब हुआ? 1 जनवरी 2015। काफ़ी सारा डेटा अभी तक आपने देखा है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और इसके जो क्लास जो चेयरमैन है, इसके जो चेयरमैन है वो भी क्लास कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर होता है क्या है? प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। सारे स्टेट्स के जो मतलब कि चीफ मिनिस्टर्स हैं या एलजी हैं, जो यूनियन टेरिटरी में जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लोग आते हैं, वो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं और डिसाइड करते हैं किस किस स्टेट में क्या क्या कमी चल रही है और उन कमियों को किस तरीके से ठीक किया जाए, कंट्री को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, कॉमन इश्यूज क्या क्या हैं उसको किस तरीके से ठीक करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्लास इस नीति आयोग की मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है, फिर इसको पूरी कंट्री में लागू किया जाता है। आज आगे क्लास बात समझ। तो ये है क्लास सारी की सारी बातें, बेसिक चीज़ें। अब हम देखते हैं क्लास प्लानिंग कमीशन के आने के बाद जो लॉन्ग टर्म गोल था 5 प्लान का, वो क्या था? वो 4 था, ध्यान रखना क्लास। सबसे पहला है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी, जीएमएसई, ठीक है।
अब देखो ग्रोथ का मतलब क्या है, देखो यार कंट्री का मेन मोटो क्या था, अगर कंट्री खुद तरक्की करेगा, अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश का भला होगा। देखो यार दोनों तरीके से देश का भला हो सकता है। अगर हम लोग आप लोग सब ठान लेके हम मेहनत करें लाइफ में कुछ अच्छा बने, तो अगर हम कुछ अच्छा बने तो हम अपने नेशन को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। देश में जो जो लोग अच्छा बने हैं, जिन जिन लोगों ने देश के लिए हित का काम किया है, अच्छा काम किया, ऑब्वियसली इससे देश का नाम होता है और खुद की इनकम तो बढ़ती है। अगर हम लोग अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छी अर्निंग भी करेंगे, देश को सपोर्ट करेंगे, अच्छा टैक्स सिस्टम पे करेंगे, और दूसरा सरकार पे अगर हर एक इंसान सोच ले हम पढ़ लिए कुछ बन जाएं, तो शायद सरकार हम पे डिपेंड ना हो। मतलब हम लोग सरकार पर डिपेंड टैक्स से नहीं होंगे, हम टैक्स पे करेंगे, हम सरकार से सब्सिडीज नहीं लेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है ग्रोथ करना, क्योंकि हमें ग्रोथ करने के लिए सरकार की हेल्प लेनी है, यानी कंट्री हमारी मदद करेगी। अगर आज मेरे स्टेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छी नहीं होती, मेरे पास पैसा नहीं होता, इक्विपमेंट नहीं होता मेरे पास, शायद मैं यहाँ बैठ के आपको क्लास दूर से शायद नहीं पढ़ा पा रहा होता। तो ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ा दी जाए, इकोनॉमी को ग्रोथ किया जाए, इकोनॉमी का तरक्की किया जाए, तो देश के लोग भी तरक्की करेंगे। मेरे तरक्की करने से भी देश तरक्की कर सकता है, और देश अगर तरक्की करेगा तो भी कहीं ना कहीं मुझे फायदा होगा। आज रूरल एरिया में ग्रोथ बहुत कम है, पक्की सड़क उनके पास नहीं है, बिजली पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, आए दिन कहीं फ्लड आते हैं तो वो बिगड़ जाता है, सरकार कुछ उसको ठीक नहीं कर पाती। इवन वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ के बच्चों को अच्छे स्कूल्स, वहाँ के लोगों को अच्छे हॉस्पिटल्स का फैसिलिटी नहीं मिल रहा। तो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आने लगेंगी तो जो गांव के लोग हैं उनको भी अर्निंग करने की चार सुविधा मिल जाएगा। अर्बन एरिया में अर्निंग करने के बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन रूरल एरिया में नहीं होते। तो इसीलिए क्लास सरकार को ग्रोथ करना चाहिए। यही सरकार के 5 प्लान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि अगर देश तरक्की करेगा तो जो देश के लोग हैं उनको भी फायदा होगा उससे। सेकंड इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करना, चाहे एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हो, ग्रीन मैन्योर हो, चाहे आजकल के ज़माने में ग्रीन ग्रीन मैन्योर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके आ रहे हैं। देखो पहले में और अब में बहुत अंतर है। आजकल मॉडर्न ही रहा है, आप देखोगे क्लास, पहले ऐसे घर बैठे बैठे पढ़ाई नहीं होती थी, लेजर ऑपरेशंस नहीं होते थे, मून तक जाने की बात थी। हबल टेलीस्कोप के बाद अब नया टेलीस्कोप आ गया जो दिखा रहा है कि अलग अलग जगह पे एलियन भी हो सकते हैं। लोग मार्स पे जाने की बात करते हैं, चांद के लिए एलिवेटर तैयार किया जा रहा है, और इतने सारे इंप्रूवमेंट एडवांसमेंट हो रहे हैं डेली बेसिस पे हर एक सेक्टर के अंदर। कंप्यूटर आपकी जेब में आ गया, आपका मोबाइल फोन आपके लिए कंप्यूटर है, सब कुछ बन गया आजकल, आपका गैजेट सब कुछ बन गया है। तो यार ये सारी चीजें मॉडर्नाइजेशन है। तो ये कहते हैं हर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन लाना है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जैसे बुलेट ट्रेन जैसी टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप ट्रेन जैसी टेक्नोलॉजी, ड्राइवरलेस कार, इतनी सारी चीजें, हाइड्रोजन बेस पे जो है गाड़ियां चलने वाली हैं। अब 4-5 साल के अंदर पेट्रोल जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा। 2030 तक मेजर गाड़ियां जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे, ईवी कार्स होंगी। तो यार इस सिचुएशन में मॉडर्नाइजेशन लाना जरूरी है। अगर हम मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, वो जरूरी है। अगला क्या है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। हमारा मेन गोल क्या था कि हमें अनाज के लिए किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, एटलीस्ट हम फूड ग्रेन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। अगला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है क्लास, कि गरीबों को भी वो सारे बेनिफिट मिल सके जो अमीरों को मिल रहे हैं। देश के बीच में गरीब अमीर का जो फासला है, हमारी कंट्री की एक प्रॉब्लम है, जो गरीब है वो हद से ज़्यादा गरीब है, जो अमीर है वो हद से ज़्यादा अमीर है। तो ये जो अमीर गरीब के बीच का फासला है उसे ख़त्म करेंगे कुछ ना कुछ टैक्स सिस्टम के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू, किसी भी तरीके से जो है जो गरीब है उसकी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अमीरों से टैक्स कलेक्शन करके उनको हम लोग बेनिफिट देंगे। दीज आर द 4 मेन लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 प्लान। और तुम सबको ये कमेंट सेक्शन में लिख के याद करना है, क्योंकि क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इन चारों में से कौन सा नहीं है और आपको इसे एक्सप्लेन करना हो, तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कौन सा लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, कौन सा है। तो ध्यान रखना है, पहला है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी। ये सारी की सारी 4 के 4 ये लॉन्ग टर्म 5 प्लान के ऑब्जेक्टिव है। हम लंबे समय की जो प्लानिंग करते हैं वो क्यों करते हैं क्लास, हम ये 4 मोटिव के लिए करते हैं। देश तरक्की करे, मॉडर्नाइजेशन हो, हम डिपेंड किसी पे ना हो, और अमीर गरीब के बीच का जो फासला है वो कम किया जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर गरीब का फासला खत्म हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे, नहीं, लेकिन जो इतना बड़ा डिफरेंस है, कोई इतना अमीर कोई 2 वक्त तक खाना भी नहीं खा पा रहा है, उस डिफरेंस को खत्म करना, ये क्लास मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म 5 प्लान का। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 टू 1990। देखो आपने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एग्रीकल्चर के 4 पॉइंट पढ़े थे, याद है आपको? जमींदारी सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आई होप आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो रिवाइज कर लो, बीच बीच में पुरानी चीज़ों को उठा के देख लेना चाहिए ताकि पुराना गायब ना हो जाए दिमाग से।
अब 1950 से लेकर 1990 तक भी कोई एग्रीकल्चर के अच्छे एकदम हालात अच्छे नहीं हो गए यार। देखो 200 साल का बिगाड़ा हुआ यार 30-40 साल में ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे समय लगेगा। तो सबसे पहला हमारा आउटपुट अभी भी उतना फास्ट नहीं था, हमारे पास आउटपुट की कमी थी, लेवल ऑफ आउटपुट हमारा बहुत कम था। ज़मीन ज़्यादा होने के बावजूद भी, मेहनत ज़्यादा लगने के बावजूद भी जो फसल निकल के आता था, पैदावार जो हमारी होती थी ना, वो बहुत कम थी। ये हमारी फीचर्स एग्रीकल्चर का, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। दूसरा, हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड, आज भी बहुत सारी जगह पे क्लास बारिश पे डिपेंड होते हैं कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और बारिश अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। दैट इज डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल। नेक्स्ट जो है वो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बेटे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पर 4 लोगों के काम करने की जरूरत है वहां 7 लोग काम कर रहे हैं। तो देखा तो जा रहा है कि 7 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 लोग जो हैं वो एक्चुअली क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं किसी एक इंसान को जॉब से हटा भी दूं, एक इंसान को अगर मैं जॉब से हटा भी दूं ना, तो भी टोटल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम 4 लोगों का ही है। पर गांव में क्या होता है, पूरा परिवार लगा हुआ है काम में, सारे लोग लगे हुए हैं काम में, और कोई काम नहीं है वही काम कर रहे हैं सारे लोग। तो दिस इज कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक लिमिट से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में एक इंसान को निकाल भी दोगे तो भी कोई चेंज पड़ेगा नहीं टोटल आउटपुट पे। एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं इसको। अगला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है, लोग काम खेती बाड़ी कर रहे हैं अपने जीवन व्यापन के लिए। खेती बाड़ी क्यों कर रहे हैं क्लास? अपने जीवन व्यापन के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब वो अनाज उगा के बेच नहीं रहे थे, वो अनाज उगा के अपने घर परिवार के लिए रखते थे, उनका आइडिया बेचने का नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े थे किस किस में? ओनर ऑफ द सॉइल यानी कि लैंडलॉर्ड, और टेनेंट ऑफ द सॉइल। तो जो लैंडलॉर्ड जमीन का ओनर है और जो टेनेंट है, उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं होने की वजह से क्लास हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था 1950 से लेकर 1990 में। क्यों? इतने पुराने रिलेशन बिगड़े हुए हैं, जमींदारों ने कितना शोषण करा है किसानों का, वो एकदम से ठीक तो नहीं होंगी ना, तो रिलेशनशिप अभी भी अच्छे नहीं थे। और लोगों के पास जमीन थी लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस में, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। जमीन तो थी लोगों के पास दूर दराज एरिया में, थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ। अगर इतने दूर दराज एरिया में जमीन होगा तो वो खेती बाड़ी किस तरीके से करेंगे? खेती बाड़ी करने के लिए एक साथ ढेर सारी जमीन चाहिए होती है, थोड़े हल यहाँ चलाएंगे, थोड़े यहाँ, कैसे चलेगा? तो इसीलिए क्लास, और डिस्टेंस भी काफ़ी है, तो ट्रैवल करने में भी समय लगता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और जानवरों को ले जाके इतनी दूर दूर ट्रैवल कैसे करेंगे ये लोग? तो दूर दूर जमीन थी लोगों के पास, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। हालांकि क्लास इन सब चीज़ों को ठीक किया गया, बट ये हम बात क्या कर रहे हैं 1950 से 1990 में एग्रीकल्चर के फीचर। अब इसको ठीक किस तरीके से किया गया, इसको बेहतर किस तरीके से किया गया, वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। आई होप आपको पार्ट 1 के अंदर जितना मैंने बताया अच्छे समझ आया। आप वीडियो में क्लास कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। अगर आपको लगता है कि यार सर कुछ सिखा रहे हैं और हमें समझ आ रहा है तो डेफिनेटली इसको शेयर करो। सपोर्ट करने के लिए क्लास लाइक और शेयर करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अभी भी, टिल एग्जाम तक देखना, तुम लोग बहुत हेल्पफुल रहोगे जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन किया है और मेरे साथ पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग को डेली बेसिस पे, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है टिल लास्ट डेट ऑफ एग्जाम, राइट? चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।